जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और आज हम आपसे बात करेंगे जो पिछला 20 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उस सेट को एक एक करके भी देखिए, और अगर आप उनको उनका मास्टर वीडियो जो 5-5 के सेट में दिया गया है उसको भी देखिए। और जब ये पूरा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा तब हम उसे 10-10 के सेट में कर देंगे, जिससे आप चाहें तो डबल स्पीड करके हम खुद ही दे देंगे। उसे आप आसानी से अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट को देखे हैं तो उसमें सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। और इसमें और सब प्रैक्टिस सेट से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो आपसे अनुरोध है कि सारे प्रैक्टिस सेट को ज़रूर गौर से पढ़ें, और आपके पास बहुत समय है, इत्मीनान से पढ़ें। और पढ़ने के बाद उसका जो मास्टर वीडियो हो उसमें जाके अपना रिवीजन जरूर कर लें, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट करने के बाद अगर आपको लगे क्वेश्चन भूल जाएंगे तो उसके के लिए मास्टर वीडियो बना हुआ है। प्रत्येक 5 क्वेश्चन जो 5 प्रैक्टिस सेट समाप्त होने के बाद एक मास्टर वीडियो बना दिया गया है, तो और आप उसको जरूर देखें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है, देखिए, बैंक के कार्यों को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना। बी है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। सी है, घरेलू बैंक की विदेशी में गतिविधियां। एवं डी है, विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश की अंतर बैंकिंग क्रियाएं एवं अन्य गतिविधियां। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, फोकस बिंदु कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं डैश है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, सुचालक की भांति व्यवहार करती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तत्व में पूछा जा रहा है। तो कौन सा एलिमेंट इसमें ऐसा है जिसके जो बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, कैल्शियम में। तो जैसे कैल्शियम का अगर आप देखेंगे तो जिसका कि आपको 20 इसका जो परमाणु क्रमांक है आपका, तो आपको इस प्रकार से जैसे 2 8 हो जाता है, 2 8 10 हुआ, और उसके बाद अगले में भी आपको 8 ही रहना है। तो फिर ये तीसरा कॉलम पूरा हो जाता है, चौथा में आपको 2 रह जाता है, सोडियम में आपको 1 हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन। तो द ट्रेन कैम टू अ हाल्ट बाय, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, इटसेल्फ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीफिक्स हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, अंडर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी इंग्लिश का है, ट्रांसलेशन में है ये। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको, वह काफ़ी ध्यानपूर्वक काम कर रहा है क्या, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, ही इज वर्किंग वेरी कॉशियसली। तो कॉशियस मतलब होता है बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, लेट्स अस हेल्प हिम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, लेट ही बी हेल्प्ड। तो अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑक्सिलियरी वर्ब। तो इसमें भरना है आपको। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, आर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, जिंक के बारे में बोला जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपमुख्य संकट निम्न में से किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, आर्थिक मंदी से। अगला प्रश्न देखते हैं, पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, पायसीकरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या हो जाएगा। तो CRR में जो
कैश रिजर्व रेशियो में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। दरअसल आरबीआई के पास में बहुत सारा जो बैंक अगर कोई भी संस्था जाके खोलती है तो उसके लिए बहुत सारे कैश रिजर्व में रखा जाता है, उनके कैश रिजर्व रेशियो जो रखा जाता है, एसएलआर रखा जाता है। और जब आपको आरबीआई को कोई चीज़ कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए बहुत सारे की है उनके पास। जैसे उन्होंने कैश रिजर्व रेशियो में अगर उन्होंने वृद्धि कर दी, जैसे कि अगर मान के चलिए किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है, जिसमें से आपको एक निश्चित अनुपात किया है कि 40% आपको बैंक जमा कर दे, बैंक को आरबीआई के पास जमा कराना है, तो उसमें 40 करोड़ भले ही वो रहेगा उनके पास में, लेकिन वो आरबीआई का है पैसा। तो अगर आपको 60 करोड़ पर सिर्फ अब बिजनेस उसका बचेगा। अगर इसका मान के चलिए उन्होंने बढ़ा दिया मात्रा, जैसे कि 50 करोड़ कर दिया, तो पहले जो बैंक आपको 60 करोड़ मार्केट में ऋण बांट रही थी, तो अब क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में अर्थात हमारे जो मौद्रिक तरलता है उसमें कमी हो जाएगी। जो पहले 60 करोड़ मार्केट में आ रहे थे अब वो 50 करोड़ ही आ पाएंगे। तो इस बात का मीनिंग यही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यदि किसी वस्तु की गति का मान t समय में u से शुरू होकर अंत में v में बदलता है तो त्वरण a क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, v माइनस यू बाई टी। और इसमें जो अंतर होगा, अंतर का इसमें कहा जा रहा है शुरुआत का जो लास्ट का जो वेग है वो, और अंतिम का जो वेग है वो बटा टी हो जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, रोपण। जैसे उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज को जड़ से समाप्त करना, और रोपण का अर्थ होता है किसी को रोपना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में किस रचना में प्रसिद्ध थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, इतिहासकार थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, राम वृक्ष बेनपुरी का। तो जिस प्रकार से हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि अगर आप प्रत्येक प्रैक्टिस सेट से एक एक क्वेश्चन आंसर को जैसे याद करने का प्रयास करेंगे तो सभी क्वेश्चन आंसर का आपके पास में बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा। और जैसे बुक का भी है, पिछला में अलग बुक था, इसमें देखिए अलग बुक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है, यह किनकी रचना है। तो जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, राष्ट्र कवि दिनकर जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। रेखीय गति और घूर्णन गति के बारे में पूछा गया। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, जड़त्व का जो है यहाँ पे बलाघर्ण नहीं होगा। अगला देखिए, 1 जूल बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, 1 न्यूटन इंटू मीटर। तो यही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ई, फोकस पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दाब बराबर क्या होगा। तो दाब बराबर क्या होता है, जैसे इसका अगर परिभाषा पूछता है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। तो उसका दाब बराबर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, उत्क्षेप बाय क्षेत्रफल। तो जैसे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है तो इसमें क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर कितना हो तब ये होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, 10 डिग्री से कम अगर सेल्सियस है तो ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर है तो क्या होगी। तो उसका जो कुल ऊर्जा है क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह होगा, ये देख लीजिए ऑप्शन बी, 1/4E। अगला देखिए, ये आपका मैथ का सवाल है। मैथ का सवाल इसमें और रीजनिंग का स्किप करते हैं।
देखिए अब यहाँ से शुरू है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, रूसो के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन कुछ कुछ याद कर लेना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन बी, निक्सन के समय में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, बौद्ध साहित्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्या किया जाएगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए, जैसे कि ऑप्शन है यहाँ पे हर्षवर्धन है कि जब जैसे कि हर्षवर्धन के द्वारा जो है जो पुस्तक लिखी गई है प्रियदर्शी का रत्नावली, और जैसे इनके दरबार में जो ह्वेनसांग आए थे वो बहुत ही फेमस है कि इन ह्वेनसांग जो है जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, वो किनके दरबार में आए थे? तो वो आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। गौतम बुद्ध जी के द्वारा आपको तो मालूम ही है इनके संबंध में जानकारी, कुछ न कुछ प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। गौतम बुद्ध जी के ये शाक्य वंश के जो इनके पिता जो सुधोधन थे और उनकी माता का नाम जो था वो माया देवी था। इनकी जो लालन पालन है बच्चे में की थी, और बहुत कम उम्र में जैसे इनकी माँ का देहांत हो जाता है अल्पायु में ही, तो और इनके जो है मौसी ही देखभाल करते हैं इनकी। और अशोक के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जाए, अशोक जो है अपने मौर्य वंश के शासक थे, और इनके समय में ही जो कलिंग युद्ध होता है जिनसे ये प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है अपने भतीजे निग्रोध के कहने पर ले लेते हैं ये उपगुप्त नामक बौद्ध से। और यहाँ पर कनिष्क के बारे में अगर कुछ पूछा जाए तो कनिष्क के समय में ये कुषाण वंश के शासक थे, और इनके समय में ही जो है हमारा जो अभी का जो शक संवत है आपको 78 ईस्वी में वो प्रारंभ है, अभी भी चल रहा है। तो और सबसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है जैसे कि प्राचीन इतिहास से कि आपको किस शासक के समय में शुद्ध स्वर्ण जारी किए गए थे या सिक्के चलते थे, तो वो आपको कुषाण वंशी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित सूची जैसे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसमें सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं, उसके बाद ये आपको सीधा उसको मिलान करते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, 1 का 3 होगा। यहाँ पे नामदेव जो है आपको दर्जी व्यवसाय से जुड़े थे आपको। उसके बाद बी में देखिए कबीर के बारे में दिया है, तो कबीर का जो है 2 हो जाएगा, कबीर जुलाहा थे। रविदास के बारे में दिया जा रहा है तो ये आपको मोची हो जाएगा, और सेन के बारे में नाई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो है आप चाहते तो इसमें से निकाल सकते थे, क्योंकि आपको 2 प्रश्न मिल जा रहा था तो उसके बाद सही आंसर मिल जाता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन देखिए, ए है द बंगाल गजट, बी है हिंदुस्तान टाइम्स, सी है पायनियर एवं डी है संवाद कौमुदी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, द बंगाल गजट। इसकी जो प्रकाशन है 1780 ईस्वी में की गई थी, और ये बंगाल का जो ये भारत का पहला समाचार पत्र हो गया। यह हालांकि अंग्रेजी में था, और संवाद कौमुदी जो है ये हमारे राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कलकत्ता में सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, और इन्हीं के द्वारा जो है सहयोग से बहुत सारे कार्य हुए हैं। जैसे कि इनके द्वारा सती प्रथा के संबंध में जैसे विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करवाया। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक को। हालांकि इन्हें जो है विद्रोही नेता के कारण से वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इन्हें भारतीय अशांति के जनक के रूप में इनको कहा कि ये भारतीय अशांति के जनक तो यही है। और हालांकि सभी को कुछ न कुछ अपना उपनाम दिया गया, जैसे कि विदेशियों के द्वारा, जैसे इनको जो है महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल जो है इनको आपको अर्धनग्न फकीर बोले थे, और एओ ह्यूम को कांग्रेस के जो बाकी पूरे अधिवेशन में इनको कांग्रेस का जो है राष्ट्रपिता अर्थात इनका कहा गया कि इनके सारे कुछ यही हैं। तो कुछ न कुछ उपनाम सबको दिया गया है। जैसे इनको ग्रैंड ओल्ड मैन आपको कहा गया है। जैसे भारत का धन निष्कासन सिद्धांत, इन्होंने कितने सारे भारत के प्रथम जो ये आपको आय का जो है राष्ट्रीय आय का निकालने का काम इन्होंने ही किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से बहुत सारे जो है कुछ न कुछ जुड़े हुए हैं बहुत के उपनाम के साथ और कुछ न कुछ कार्य। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये जो है बहुत ही फेमस इनका लाइन था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन में। हालांकि लखनऊ अधिवेशन में हुआ क्या था कि 1907 में जो आपको सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव पर जो हमारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, तो जिसमें जो गरम दल के उग्र नेता थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि बहुत ही जल्द हमें कुछ करना होगा, जिसका कि अगर जो नरम दल के नेताओं के द्वारा उनका ये समर्थन नहीं किया, जिसके कारण से उसी प्रोग्राम में जो है आपको दो गुट में बट गए, ये एक नरम दल और एक गरम दल के रूप में। और जब इन दोनों का जो होम ये आपको एनी बेसेंट के द्वारा और सारे बहुत सारे नेताओं के द्वारा जो है आपको इसका मिलाने का प्रयास आपको 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया जाता है। तो लखनऊ अधिवेशन में दोनों को मिलाने का प्रयास किया जाता है, जिसकी जो अध्यक्षता है आपको, ये बहुत ही फेमस अधिवेशन रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे हुए हैं जो कि पूछे जाते हैं 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ, ये लखनऊ में हुआ, और इनकी अध्यक्षता जो है आपको अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे। यही अधिवेशन है जिसमें आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जब ये दोनों को मिलाया गया, तो उसी समय में ये जोश में आकर इन्होंने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में ही आपको चंपारण के जो किसान थे राजकुमार शुक्ल जाके गांधी जी से मिलते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं, और उसके बाद गांधी जी अगले वर्ष जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है हमारा जो और सब मंडल है उसमें पहला लेयर जो है ये क्षोभ मंडल का है। सर्वाधिक घनत्व अर्थात इसमें जो है आपको ये लगभग 16 किलोमीटर के आसपास में ये है। क्षोभ मंडल के बाद हमारा समताप मंडल हो जाता है। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल, ये सब हो जाता है। हमारा जो इसमें समताप मंडल में है, इसमें जो क्षोभ मंडल में जितने भी मौसमी घटनाएं हैं इसी में होती है। समताप मंडल में है जितने वायुयान उड़ते हैं इसी में होते हैं, और इसी में आपको क्या कहते हैं जो ओजोन परत है हमारा इसी परत में है। और आयन मंडल में हमारा जितना रेडियो संचार से संबंधित जितने भी एलिमेंट है, जैसे रेडियो से रिलेटेड है, टेलीविजन से रिलेटेड है, वो सारे होते हैं कार्यकलाप यहाँ पे। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है? तो इस प्रश्न का जो सटोरिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, ब्रोकर। ब्रोकर जो है सटोरिया का काम इसमें नहीं करता। ब्रोकर को क्या है कि अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो भी या फिर उसमें खरीदते हैं तो भी उनको बेनिफिट है। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा आपको, इसमें जो तेजरिया का काम है, जैसे बुल और मंदरिया ये बियर हो गया। तो बुल एंड बियर होता है कि जैसे कि बुल का काम है कि बहुत सारे स्टॉक वो खरीद के रखना जिनको कि ये आशा है कि फ्यूचर में इनके दाम बहुत सारे बढ़ने वाले हैं, तो वो बुल कहलाते हैं। और जो बियर होते हैं उनको लगता है कि अब मार्केट किसी न किसी कारण से क्रैश करने वाली है, तो वो क्या करते हैं, मार्केट को शॉर्ट सेलिंग करते हैं, अर्थात वो नीचे लाने का प्रयास करते हैं। तो इस बारे में जो है हमारी संस्था जो सेबी है, जिसका 1988
में इनकी स्थापना होती है। 1992 का अधिनियम है इनका। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलता है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? तो जिस प्रकार से नाम इसमें आपको भारत पाक जैसा लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच में। जब आपको भारत का मैप यहाँ पे देखेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो ये जल संधि है उसे पाक जल संधि और मन्नार की जल संधि के द्वारा इसे अलग किया जाता है, भारत श्रीलंका को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण के लिए परियोजना चल रही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, काजीरंगा, जो असम में है। गिर जो है एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ये आपको गुजरात में है। पेरियार जो है आपको हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जो केरल में है। और बांदीपुर जो है आपको कर्नाटक में है, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, अरावली की जो है सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, ये आपको राजस्थान में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, गॉडविन ऑस्टिन। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो यही पूछा जाएगा, और वर्ल्ड का अगर पूछा जाए तो वो आपको हो जाएगा एवरेस्ट का हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेत्री निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं। विली विली का अभिप्राय क्या है? तो ये है आपको, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे सुनामी बोला जाता है तट पे, जैसे अमेरिका के तट पे आपको अटलांटिक महासागर में जो आती है चक्रवात, उसको वहाँ पे हैरिकेन या फिर टॉर्नेडो कहा जाता है। तो उसी प्रकार से ये विली विली का पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट जो होता है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उसके बारे में ये है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिकेंद्र शब्द का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, भूकंप से। भूकंप का जो अधिकेंद्र होता है उससे संबंधित है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं कितने स्तर की? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय है। जैसे एक ब्लॉक लेवल पे होता है, एक ग्राम लेवल पे और एक जिला लेवल पे। जैसे ग्राम लेवल पे जो है मुखिया होते हैं प्रधान, और जो पंचायत लेवल पे होते हैं उसके जो प्रमुख होते हैं, पंचायत समितियों को के चयन से वो बनते हैं, और जिला लेवल पर जो होते हैं वो जिला परिषद होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, 6 माह तक। अगर चाहे ये विधानमंडल ही नहीं, आपको ये अगर आपको केंद्र सरकार में भी कोई अगर मंत्री बनना चाह रहा है, तो अगर बना है तो उसको, अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने में राज्यसभा, लोकसभा, या फिर अगर वो राज्य में है तो उसे विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, भारत जो उप निरीक्षक पुलिस जो है कार्यपालिका अर्थात सरकार का अंग हो जाता है। डीआईजी का यहाँ पे बात किया जाता है, उप निरीक्षक। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे कि इसका जो है कार्यपालिका सरकार का अंग इसमें पूछा जा रहा है, तो ये आपको ये सब नहीं है। कार्यपालिका का अंग इसमें एग्जीक्यूटिव का पूछा जा रहा है, विधायिका का अंग ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है आपको, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था? प्रश्न पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, 2।
अनुच्छेद इस आर्टिकल को जो आपको समाप्त कर दिया गया है, जो आपको 331 में आपको एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, उसे अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किन दो राज्यों के लिए, आप लोगों से एक ये भी रिक्वेस्ट है कि जो राज्य में है जो मनोनीत करने का प्रावधान था, किस अनुच्छेद के तहत है कि राज्य में विधानसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का जो प्रावधान है, तो उसके लिए क्या कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करके जो विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं या विधानसभा में विधान परिषद में, तो उसके बारे में आप अपने इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, हरियाणा और पंजाब का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना अर्थात कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। और इसी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है आपको 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अध्यक्ष जो है आपको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है। उसके 2 दिन के बाद आपको 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जैसे कि कृषि में अगर आप जैसे कोई फसल आपने लगा दिया तो अब उस फसल की आप लगाने के बाद जब वो फसल कटेगा तब तक आपको देखभाली करने के लिए आपको रहना ही पड़ेगा। तो ये आपको बेरोजगारी ही एक तरह से है, क्योंकि आप जैसे कोई फसल आपने लगा दी और जब तक वो कटेगा तब तक उसको जाकर देखना है, तो वो एक बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाता है। तो इसको छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। शिक्षित बेरोजगार वो होते हैं जो कि आपको जैसे कोई पढ़ लिख के कोई आदमी जो कोई जॉब ले लिया और वो जॉब से वो संतुष्ट नहीं है, फिर वो अगले जॉब की वो तैयारी करता है, तो उसे वो शिक्षित बेरोजगार माना जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार का। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व ज्यादा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? ये इससे संबंधित भी आपको मुख्यालय से संबंधित प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है WHO का, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अभी जो इनके जो वर्तमान में जो आपको जो डायरेक्टर हैं WHO के, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है, उन्हीं के बारे में ये इनका शायद दूसरा कार्यकाल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, ग्रामीण साख संचालन करना। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ये आपको शिवरामन समिति के सिफारिश पे 12 जुलाई 1982 को होती है। तो ये इनका मुख्य कार्य जो है कृषि से संबंधित आपको ऋण प्रदान करना, जो क्षेत्रीय बैंकिंग है उनको सपोर्ट करना इनका कार्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तो नाबार्ड से रिलेटेड आपको पूछा जा रहा है, बहुत सारी बार पूछते जाते हैं कि आपको नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसकी स्थापना जो है शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो इतने सारे प्रश्न आप याद रखेंगे इनसे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, 55% का। अगला प्रश्न देखते हैं, धारीदार पेशियां जो है वो क्या होती हैं? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुनाभिक। अब देखिए यहाँ पे KCl के 0.5 पोटेशियम क्लोराइड के जो 0.5 मोल में कितने अणु होंगे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, 3.01 इंटू 10⁻23 अणु हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक जो आवर्त सारणी है किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपके लिए वह है ऑप्शन बी, तत्वों की परमाणु संख्या के जो बढ़ते क्रम है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बोरॉन है, कार्बन है,
इस प्रकार से जो भी एलिमेंट आपको बढ़ते जाएंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, तो इस प्रकार से एल्युमिनियम, तो जो भी आपको बढ़ेंगे वो आपको जो उनका परमाणु क्रमांक है उसके हिसाब से वो बढ़ते जा रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण से वृक्क में पथरी का निर्माण होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, उपर्युक्त समी, जैसे यूरिक एसिड हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट। इसमें सबसे ज़्यादा कारण ये आपको पूछा जाएगा। इसका सही बहुत बार इसका जो है पूछा जाता है कि क्यों, इसका प्रभावी कारण क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण से हो जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है कि जब आप कोई आदमी क्या करते हैं कि जिनके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनता है, तो वो क्या होता है कि बाद में वो कन्वर्ट होकर कैल्शियम ऑक्सलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप पालक के पत्ते में और टमाटर का जो बीज होता है उसमें भी आपको कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलेगी आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यीस्ट में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, CaOCl2। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़ताल में कौन सा लिंग है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ई, स्त्रीलिंग है। हड़ताल, हड़तालें। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। चीख में कौन सा लिंग है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग, चीखे सुनाई दी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। परिणाम बोध बोधक विशेषण कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ये होगा आपका ऑप्शन सी, बहुत सा। लाभालाभ का विग्रह क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, लाभ या अलाभ। अगला प्रश्न देखते हैं। अड़ियल टट्टू मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, अड़ियल टट्टू मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन ए, हठ ही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला देखते हैं कि 1 kg जो है द्रव्यमान की वस्तु की चाल डैश है, तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी, कैसे, कितने देर में? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, 1.4 मीटर प्रति सेकंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। चाल के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा था, 1.4 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। धातुएं जो है डैश में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, भूपटल में। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चतुष्परमाणु में जो है टेट्राहेड्रल जो तत्व होते हैं तो उसमें क्या है, कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, फास्फोरस जो है आपको चतुष्परमाणु अर्थात टेट्राहेड्रल एटम है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग असंक्रामक रोग का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, कैंसर। कैंसर असंक्रामक रोग है, ये फैलने वाला रोग नहीं है, बाद में कि ये सब आपको फैलने वाले रोग है। न्यूलैंड्स ने किसका नियम दिया था? तो न्यूलैंड्स जो है ये आपको इसका पीरियडिक टेबल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स का। अगला प्रश्न देखते हैं। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? तो ये करंट से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सज्जन सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, वार्षिक वित्तीय विवरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, चतुर्थ रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को कैसे मापा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, स्थिर दामों पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2022 का 32वां व्यास सम्मान दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, डॉक्टर असगर वजाहत को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिनोनिम्स ऑफ स्वरों का क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, रिग्रेट। तो अब इसका देखते हैं। द एंटोनोमी ऑफ एक्सेप्ट, इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं 98 का, इसका जो है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें क्या होगा? सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी, ही एब्सेंट फ्रॉम लग्जरियस। तो अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, सपोर्ट। अगला आज का जो आखिरी प्रश्न है हमारा, उस प्रश्न को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी वर्कड लेट सो सी फेल्ट टायर्ड। तो इस प्रकार आज का ये हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होता है। तो अगर आपसे अनुरोध है एक बार फिर से, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।